सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा के अंतर्गत हम क्षितिज भाग 1 में गद्य खंड हम पढ़ रहे हैं। हमारा दूसरा पाठ है राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित ल्हासा की ओर। ल्हासा तिब्बत की राजधानी है। तो इन्होंने अपनी रचना लिखी है मेरी तिब्बत यात्रा। उसमें का कुछ अंश जो है जो ल्हासा की ओर जो हमारा पाठ है हम शुरू करेंगे। तो उससे पहले हम राहुल सांकृत्यायन जो कि इनके लेखक हैं, इनके बारे में इनका जीवन परिचय हम जानेंगे। महापंडित राहुल सांकृत्यायन को हिंदी यात्रा साहित्य का जनक माना जाता है। अर्थात इन्होंने जो साहित्य की रचना की है यह यात्राओं से संबंधित है। इन्होंने कई देशों की यात्राएं की, तो इसलिए इन्हें हिंदी यात्रा साहित्य का जनक माना जाता है। हिंदी में राहुल सांकृत्यायन जैसा विद्वान, घुमक्कड़ व महापंडित की उपाधि से स्मरण किया जाने वाला कोई अन्य साहित्यकार नहीं मिलेगा। महापंडित राहुल सांकृत्यायन का जन्म 9 अप्रैल सन 1893 को अपने ननिहाल पंधा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता कनैला, जो कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में ही है, के निवासी थे। तो इनका जो पैतृक गांव कनैला था। इनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। गोवर्धन पांडे जो कि इनके पिता थे, इनके 4 पुत्र थे। तो सबसे बड़े जो पुत्र थे वो राहुल सांकृत्यायन जी थे। इनकी माँ कुलवंती अपने पिता की अकेली संतान थी। राहुल सांकृत्यायन इन्होंने स्वयं को नाम दिया था, जबकि इनका वास्तविक नाम क्या था? केदारनाथ पांडे। याद रखिएगा। कुछ वर्षों तक वे रामोदास स्वामी के नाम से भी जाने जाते थे। रामशरण पाठक आजमगढ़ के पंधा गांव के निवासी थे। केदारनाथ का बचपन ननिहाल में ही बीता। बालक केदार वर्ष के कुछ दिन अपने पैतृक गांव कनैला में भी बिताते थे। जब वे 5 वर्ष के हुए तो पंधा से कोई 1.5 किलोमीटर की दूर रानी की सराय की पाठशाला में उनका नाम लिखा दिया गया। उस समय उर्दू अधिक प्रचलित थी। केदारनाथ का नाम मदरसे में लिखा गया था। मदरसा जो कि विद्यालय होता है, विशेष करके जो मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं वे मदरसे में ही पढ़ते हैं, तो वहीं पर उनका नाम लिखाया गया। इनके नाना रामशरण पाठक फ़ौज में 12 साल नौकरी कर चुके थे। अपनी नौकरी के दौरान कर्नल साहब के अर्दली या फिर सेवक के रूप में जंगलों में दूर दूर तक शिकार करने जाते थे। इन्होंने साहब के साथ दिल्ली, शिमला, नागपुर, हैदराबाद, अमरावती, नासिक आदि कई शहर देखे। फौजी नाना अपने नाती को शिकार यात्राओं की कहानियाँ सुनाया करते थे। इन्हीं कथा कहानियों ने केदारनाथ के किशोर मन में दुनिया को देखने की लालसा के बीच अंकुरित किया। रानी की सराय का मदरसा कुछ दिनों बाद झगड़े के समय बंद हो गया था, अतः केदारनाथ का अगले साल फिर से नाम लिखवाया गया। प्रारंभिक श्रेणी की परीक्षाएं पास करने के बाद 9 साल का केदार पहले दर्जे में पहुंच गया। उसी वर्ष 1902 की बरसात से पूर्वी गांव में हैजा फैला और केदारनाथ को कुछ दिनों के लिए कनैला भेज दिया गया। ध्यान रखिएगा बच्चों, केदारनाथ अर्थात जो कि राहुल सांकृत्यायन हैं, इनके बचपन का नाम था, इसलिए यहाँ पर केदारनाथ के नाम से आपको मैं कह रहा हूँ। वहीं से फूफा जो थे वे अपने साथ दूसरे जगह बछवल ले गए, जो कि कनैला से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर थी, ले गए और सारस्वत व्याकरण पढ़ाना आरंभ किया। संस्कृत पढ़ाई का यह क्रम 1 मास ही चल पाया। फूफा महादेव पंडित के भाई के बेटे योगेश से केदार की घनिष्ठता हो गई। आगे चलकर केदार की कई यात्राओं में योगेश उनके साथी रहे। इसी साल केदारनाथ का जनेऊ संस्कार, याज्ञोपवीत संस्कार हुआ विंध्याचल मिर्ज़ापुर में। केदार ने रेल की यात्रा पहली बार की थी और उन्होंने रेल की यात्रा के दौरान उन्होंने बनारस के दर्शन भी किया।
केदार की आगे की साहसपूर्ण यात्राओं का शुभारंभ इसी समय हुआ। आगे की साहित्यिक यात्राओं की प्रेरणा भी केदारनाथ को शीघ्र ही मिलने वाली थी। दूसरा दर्जा उत्तीर्ण करने के पश्चात वे तीसरे दर्जे में पहुँचे, अर्थात तीसरी कक्षा में पहुँचे, तो उर्दू की नई पाठ्य पुस्तक में उन्हें एक शेर पढ़ने को मिला। वह शेर था, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो यहीं से केदार का आरंभ हुआ यायावरी जीवन, अर्थात घुमक्कड़ी जो इनके स्वभाव में जो था वह उनके इसी समय से प्रारंभ हुआ। इन्हें नियमित शिक्षा का अवसर प्राप्त न हो सका, पर स्वाध्याय से इन्होंने भारतीय संस्कृति, इतिहास, संस्कृत, वेद, दर्शन और विश्व की अनेक भाषाओं में पांडित्य प्राप्त किया। बाल्यकाल से ही भ्रमण के लिए निकले राहुल जी जीवन भर कहीं एक स्थान में जमकर न रह सके। स्वदेश ही नहीं, विदेशों में जैसे नेपाल, तिब्बत, लंका, रूस, इंग्लैंड, यूरोप, जापान, कोरिया, ईरान और चीन आदि देशों में ये इन्होंने भ्रमण किया। उन्होंने अपना यायावरी जीवन पूरा किया और इसका पूर्ण उल्लेख भी नहीं मिलता है। अंततः इनका देहांत 14 अप्रैल सन 1963 में हो गया था। तो इनकी जो साहित्यिक कृतियां हैं, तो इन्होंने कई तरह की, क्योंकि इन्हें महापंडित भी कहा जाता था, तो इन्हें कई भाषाओं का भी ज्ञान था। इस कारण से इन्होंने कई साहित्यों की इन्होंने रचना की। तो प्रमुख जो रचनाएं इनकी कहानियों में है, कहानी जो विधा है गद्य की, उसके अंतर्गत उन्होंने लिखा सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, बहुरंगी मधुपुरी, कनैला की कथा। उपन्यास भी इन्होंने लिखा, तो उनमें से कुछ उपन्यास के नाम है 22वीं सदी, जीने के लिए, सिंह सेनापति, दुनिया को बदलो, राजस्थान निवास आदि। इनकी जो आत्मकथा थी वह थी मेरी जीवन यात्रा, जो कि 6 भागों में है। और इन्होंने कई जो महापुरुष हुए उनके बारे में उन्होंने लिखा, जीवनियाँ उन्होंने लिखा, जैसे सरदार पृथ्वी सिंह लिखा, नए भारत के नए नेता, बचपन की स्मृतियाँ, अतीत से वर्तमान, मौत से तुम, घुमक्कड़ स्वामी, मेरे असहयोग के साथी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली आदि इनकी जीवनियाँ हैं। इसके अलावा भी कई सारी जीवनियाँ हैं। और इनकी जो प्रमुख जो कृति हैं, जो कि इन्होंने यात्रा साहित्य इन्होंने शुरू किया, तो उन्होंने यात्रा साहित्य के अंतर्गत जहाँ भी गए तो उन्होंने साहित्यिक रचना की, जैसे लंका, जापान, ईरान, किन्नर देश की ओर, चीन में क्या देखा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, जो कि हम अगले अभी जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं ल्हासा की ओर, तो मेरी तिब्बत यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष, रूस में 25 मास आदि इनकी साहित्यिक कृतियाँ हैं। तो आइए बच्चों हम पाठ पढ़ते हैं जो कि हमारी किताब में है। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893, तो याद रखिएगा 9 अप्रैल सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधा, जिला आजमगढ़ में हुआ। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है, में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। इससे पहले उनका क्या नाम था? केदारनाथ पांडे। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। ये हिंदी जो शुरू हुआ तो सबसे पहले जो भाषाएं बोली जाती थी वो बोली जाती थी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ये भाषाओं के पहले के अंश हैं। धीरे धीरे हिंदी हुई के भाषाओं के जानकार थे।
उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 अर्थात 14 अप्रैल 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, इन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में भी अनुवाद किया। इनकी जो प्रमुख रचना है मेरी जीवन यात्रा, जो कि इन्होंने अपनी आत्मकथा जो है वो लिखा है, जो कि 6 भाग में पहले भी बता चुके हैं आपको। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र इनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है, अर्थात ये सर्वश्रेष्ठ हैं। यात्रावृत्त लेखन इन्होंने शुरुआत किया। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा। घुमक्कड़ी का अर्थ होता है घूमना, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना, इसे घुमक्कड़ी का ये इन्होंने एक शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। तो जैसे कि हम एक जगह से यदि दूसरी जगह यदि हम जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो हमें एक तो हम खुद का मनोरंजन भी करते हैं। मनोरंजन करने के अलावा हम जहाँ जिस जगह जा रहे हैं उसके बारे में हम ज्ञान हासिल करते हैं और जिस जगह हम गए हैं जो कि हमारे लिए अज्ञात होता है, जिसे हम पहले से नहीं जानते हैं, तो उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से राहुल सांकृत्यायन भी उन्होंने अपने यायावरी जीवन में, अपने घुमक्कड़ी जीवन में अनेक जगह का उन्होंने भ्रमण किया और उसमें से ज्ञानवर्धक बातें और अज्ञात स्थलों के बारे में उन्होंने जो पाठक वर्ग हैं उनको भी उन्होंने बताया। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। तो संकलित अंश अर्थात जो हम पाठ शुरू करने वाले हैं, तो राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 से लेकर 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, 1929 से लेकर 30 में उन्होंने नेपाल के रास्ते उन्होंने तिब्बत की यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उन्होंने यात्रा एक भिखमंगे की छद्मवेश में की थी। छद्मवेश अर्थात अपनी पहचान को छुपाकर उन्होंने वेश धारण कर उन्होंने एक भिखमंगे के रूप में इस यात्रा को उन्होंने किया था। हम पाठ में पढ़ेंगे कि उन्हें भिखमंगे के छद्मवेश को धारण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। तो तिब्बत जो कि हमारा भारत देश के उत्तरी दिशा में है, तिब्बत जिसकी राजधानी लहासा है, तो उन रास्तों पर जाने वाले दुर्गम रास्तों का उन्होंने वर्णन बड़ी ही रोचक शैली में प्रस्तुत किया हमारे सामने। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ये उनका संक्षिप्त जीवन परिचय बच्चों। तो आप ध्यान रखिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था और इनकी जो उन्होंने साहित्यिक जो रचना की हैं, जो उनकी कृतियाँ हैं, कौन कौन सी हैं, उन्हें ध्यान रखिएगा। और इन्होंने लहासा जो कि तिब्बत की राजधानी है, तो वहाँ जाते समय उन्होंने किन किन कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया, उसके बारे में हमें इस पाठ में जानकारी देते हैं। तो इन्हें कई तरह के सम्मान भी मिले।
तो जिनमें से जो सम्मान हैं जो इन्हें मिले, तो इन्होंने भारत सरकार ने इन्हें दिया था साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया था, पद्म भूषण से सम्मानित किया था, और एक सम्मान इन्हें जो मिला था त्रिपिटकाचार्य। त्रिपिटक जो कि बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक, तो उन्हें त्रिपिटकाचार्य भी कहा जाता है। और इन्होंने क्योंकि बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो त्रिपिटक में है जैसे 3 साहित्य उसमें हैं। तो इतना ही बच्चों आज के लिए। हम अगली कक्षा में जो पाठ है लहासा की ओर, उसे हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।